सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम जो है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए, केपलर के नियम। केपलर एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने ग्रहों से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। इन्होंने 3 नियम दिए थे। वो 3 नियम क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अपने को मालूम होना चाहिए कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह मतलब जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वे आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते परिक्रमा करते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। इन ग्रहों से संबंधित ही केपलर ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, जिन्हें हम ग्रहों से संबंधित केपलर के नियम के नाम से जानते हैं। तो जब कभी प्रश्न आता केपलर के नियम लिखिए तो उसके 3 नियम हैं। ये नियम ग्रहों से संबंधित है। तो पहला नियम हम देखेंगे कि केपलर ने ये बताया कि जितने भी ग्रह होते हैं वो ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा मतलब पूरी तरह से वृत्ताकार नहीं होती, थोड़ी चपटी होती है, अंडाकार कह सकते हैं हम। और इसको फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, गणित की भाषा में दीर्घ वृत्ताकार। इसको बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल पाथ या इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, मतलब थोड़ा दबा हुआ होता है इस तरह से, पूरा सर्कल नहीं होता, पूरा वृत्ताकार नहीं होता, इस तरह से पूरा सर्कल नहीं होता, ध्यान रखना। तो जितने भी ग्रह होते हैं वो सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर गति करते, इस तरह से पथ होगा और उस पथ पर ही क्या करते हैं, गति करते हैं, उसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और सूर्य एक फोकस पर स्थित होगा, इधर भी हो सकता है, फोकस पर स्थित होता है। इस सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। सूर्य एक फोकस पर स्थित होगा, उसके चारों तरफ ये ग्रह जो होता है वो चक्कर लगाता है। और एक चीज ध्यान रखना कि ये चक्कर लगा रहा है सूर्य के चारों तरफ, तो इसके डायरेक्शन बता रखा है एरो के द्वारा कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, स्पष्ट रेखा खींचकर हम इसकी दिशा में बता सकते हैं। तो पहला नियम यही है कि जितने भी ग्रह होते हैं वो ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल पाथ पर क्या करेंगे, वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड द रिवॉल्व सन के चारों तरफ क्या करेंगे, वो रिवॉल्व करेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है। सूर्य एक तरफ होगा फोकस पर और उसके चारों तरफ ये ग्रह क्या करेगा, चक्कर लगाए। ये जो घूम रहा है ये हमारे पास ग्रह है, कोई सा भी ग्रह हो सकता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये भी बताया उन्होंने कि जो ग्रह होते हैं उनकी सबकी कक्षाएं अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि सभी ग्रह एक ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो सभी ग्रहों की कक्षा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है और प्रत्येक ग्रह की जो कक्षा होती है वो अलग अलग होती है। और इस नियम को कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना, पहले नियम को, केपलर का जो पहला नियम होता है उसको कक्षा का नियम भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है उसके चारों तरफ जो ग्रह होते हैं वो कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इसलिए इस नियम को हम कक्षा का नियम भी कहते हैं। केपलर का दूसरा नियम, सेकंड लॉ देखेंगे हम। अभी सेकंड लॉ क्या कहता है कि मान लो सूर्य है और एक ग्रह है, ये हमारे पास ग्रह है, प्लेनेट्स है, ठीक है, ये प्लेनेट और ये सन है। तो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये लाइन खींच रखी है हमने, ये लाइन खींच रखी है। सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, दूरी नहीं, एक चीज ध्यान रखना है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी जो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा होगी, ये मान लो कि 1 मिनट में यहाँ से बी तक आती है, ए से बी तक, तो ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, ये एरिया, ये वाला एरिया ए से बी के बीच का, अगले 1 मिनट में वो बी से सी पे आती है, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया बी से सी के बीच में, ये वाला इतना एरिया, अगले 1 मिनट में वो सी से डी पे आती है, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये जो एरिया होता है, कौन सा एरिया, एस ए बी, एस पी सी, एस सी डी, ये जो एरिया होते हैं ये एरिया इक्वल होते हैं। यानी सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ
कि ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है, क्षेत्रफल की जो चाल होती है उसके द्वारा जो क्षेत्रफल कवर किया जाएगा वो जो क्षेत्रफल होता है समान समय में समान क्षेत्रफल ही तय करती है, बराबर क्षेत्रफल एरिया कवर करती है। और अब इसमें जैसे ये हमारे पास बता रखा कि जैसे दूर जाता था ये एरिया, पास आता था ये एरिया, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं तो देखो सूर्य के जैसे ही पास आएगा तो इसकी चाल बढ़ जाएगी, और ये सूर्य के पास दूर है देखो चाल इसकी कम है। तो जो सूर्य के पास ग्रह होते हैं उसकी चाल क्या होती है, अधिक होती है, जल्दी जल्दी चक्कर लगाए, और सूर्य के जो दूर होते हैं वो उसकी चाल कम होती है। यानी कहने का मतलब जब ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पे होता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे धीरे चक्कर लगाता है, और जब वो सूर्य के पास में आ जाता है तो तेज चक्कर लगाता है। इसलिए एरिया देखो यहाँ पे एरिया देखो ये ज़्यादा हो जाता मतलब चौड़ा हो जाता, और यहाँ लंबा, लेकिन दोनों एरिया क्या है, दोनों बराबर ही रहेंगे, दोनों एरिया क्या होता है, बराबर ही रहते हैं। तो ये सेकंड लॉ ये कहता है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा क्या करेगी, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगी। यानी कहने का मतलब ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है, जब ग्रह सूर्य के नजदीक होता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है, और जब ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर रहता है तो उसकी चाल कम हो जाती है, परंतु क्षेत्रफल हमेशा नियत होगा, समान समय में समान क्षेत्रफल ही तय करेगी। ये चीज ध्यान रखना। तो अपने यहाँ डायग्राम बता रखा कि एक क्षेत्रफल एस ए बी ले रखा, ये क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है डेल्टा एरिया है, एरिया किसका, एस ए बी का, एस ए बी, दूसरा एरिया एस बी सी, तीसरा एरिया एस सी डी। ये यदि समान समय लिया है, टाइम यदि सभी का सेम लिया है तो सेम टाइम में सेम एरिया को कवर करती है। ये हमारे पास में दूसरा नियम होता है केपलर का। अब इस नियम को हम क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं, इस नियम को हम क्षेत्रफल के नियम के नाम से भी जानते हैं, एरिया का नियम कहते हैं। ये सेकंड लॉ आपने को मालूम होना चाहिए। समझ आ गया होगा कि ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा होती है समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगी, एरिया जो होता है इसके द्वारा समान कवर किया जाएगा, और जब ग्रह सूर्य के पास में होगा तो उसकी चाल अधिक होगी, और जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी चाल कम होती है। यानी क्षेत्रीय चाल हमेशा नियत होती है, क्षेत्रफल की चाल, उसकी दूरी नियत नहीं होती कि समान समय में समान दूरी तय नहीं कर रहा हूँ, क्षेत्रफल की चाल उसकी नियत होती है। ये सेकंड लॉ कहता है। थर्ड लॉ कहता है कि ये हमारे पास सन है और एक ग्रह मान लो, तो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा, ये हमने पूरा उसको सर्कल के रूप में बना दिया। वास्तव में दीर्घ ये अर्ध दीर्घाक्ष का मान होना चाहिए, क्योंकि ग्रह और क्या करते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उसकी दूरी लेते हैं। हम सुविधा के लिए मान लेते हैं कि ये वृत्ताकार कक्षा के रूप में है। तो क्या है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो उसके बीच की दूरी r मान ली। सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी क्या मान ली हमने, r। सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा जो होती है, जहां पर भी सूर्य होता है और ग्रह होता है उनके बीच की दूरी को हमने r मान लिया। और ग्रह को एक पूरा चक्कर लगाने में मान लो कि हमने पास टाइम t मान लिया, टाइम t रिवोल्यूशन टाइम, मतलब उसका टाइम पीरियड, एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं, या उसका आवर्त काल भी कह सकते हैं, टाइम पीरियड। तो उसको हमने टी मान लिया। दो चीजें, क्या टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड समझ में आ गया। इस ग्रह को, ये मान लो ग्रह यहाँ पे है, यहाँ से गया है और वापस यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हमने टी मान लिया। यानी ग्रह को एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हमने टी मान लिया, ठीक है। और सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी को हमने r मान लिया, ठीक है। तो केपलर का तीसरा नियम ये कहता है किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग, टाइम पीरियड का स्क्वायर। परिक्रमण काल समझ आ गया कि एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय उसका परिक्रमण काल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। तो किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी, या कह सकते हैं हम अर्ध दीर्घाक्ष है, जो हमारे पास में जब दीर्घवृत्ताकार होता है तो उसकी जो अक्ष, जो दूरी होती है उसको अर्ध दीर्घाक्ष बोलते हैं, का मान r है। या कह सकते हैं कि सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। थर्ड नियम क्या कहता है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग
सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के घन, क्यूब के, घन मतलब क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये थर्ड लॉ होगा। ठीक है, फार्मूला याद रखना क्या, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग यानी टी का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के घन मतलब क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से 3 नियम हमको मालूम होना चाहिए। इस नियम को हम परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं और इसको हम फार्मूले के रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर बराबर R1 की पावर 3 अपॉन R2 की पावर 3। यदि दो ग्रह की तुलना करना हो तो इस नियम को इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से तीसरा नियम हो जाएगा, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। सुविधा के लिए हमने यहाँ पर R का मान वृत्ताकार कक्षा के रूप में हमने ले रखा, वास्तव में दीर्घ वृत्ताकार कक्षा ही होती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।